कैसे जो एक आह्वान है वो अभियान बन जाता है, जन भागीदारी, जन आंदोलन बन जाता है, और कैसे ये आत्मनिर्भर भारत अपना उद्घोष विश्व में करता है कि जी हम आत्मनिर्भर हैं। यहाँ मैं बापू को भी याद करना चाहूँगी। बापू ने जैसे स्वदेशी आंदोलन किया था तो वो थी एक आत्मसम्मान की आवाज़, और ये जो आत्मनिर्भर भारत है ये है आत्मशक्ति की आवाज़ जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बुलंद हो रही है। और वो आत्मशक्ति प्रदीप जी कैसे आती है? वो आत्मशक्ति तब आती है जब आप अपनी सीमाओं को तो सुरक्षित रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ इस वक्त जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं कि ताकत किसके पास है, जो जितना अच्छा ट्रेड कर पा रहा है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ गेन कर पा रहा है, और भारत वो कर रहा है। आप देखिए विकसित भारत का लक्ष्य तो हमने 2047 का रखा है, लेकिन तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में हम एक और पायदान ऊपर आ गए हैं। हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। भारत ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है, जब स्पेन का डेलीगेशन भारत आता है तो ये कहता है कि इस उथल पुथल वाले वैश्विक वातावरण में भारत सबसे बड़ा विश्वसनीय पार्टनर बन सकता है। जो उर्सुला अभी थोड़ी देर पहले इन तस्वीरों में भी हमने देखा, जब वो ये कहती है इन द फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड वी कैन शो अ विजन दैट देयर इज अनदर वे। आप वो एक नई राह प्रशस्त करते हैं। वो भारत वो नई राह प्रशस्त कर रहा है, ये विश्वास है, भारत का भी आत्मविश्वास है। देखिए, जब आपके सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं विश्व में भी, और उस वक्त आपके देश की तरफ कोई देख रहा हो इस उम्मीद से कि ये हमें राह दिखाएगा, तो वो उस देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और भारत इस वक्त सबकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, और हर देश ये सोच रहा है कि अब भारत का अगला कदम क्या होगा। हमने कई बार बात की शांति की। शांति की बात वही कर सकता है जो मजबूत हो, जो वार सह सकता हो और आक्रमण कर सकता हो। तो भारत ने अपने आप को आत्मरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत मजबूत कर लिया है। रक्षा क्षेत्र में अब हम वो स्थान रखते हैं कि दुनिया अब हमसे ये उम्मीद करती है कि हम उन्हें भी कुछ आयुध वो सप्लाई करें। अब हम सशक्त हैं, तो इसीलिए हम शांति की बात कर पा रहे हैं। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि प्यार कपोतों से हमको, पर बाजों से परहेज नहीं। भारत की तरुणाई को होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रच में खेले हैं, हम इसीलिए अभी हम आनी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम स्वाभिमानी हैं। और स्वाभिमानी हम कैसे हैं? भारत पर कितने भी दबाव बनाने की कोशिश क्यों ना की जाए, भारत को कितना भी दबाने की कोशिश क्यों ना जाए, तरह तरह के नैरेटिव चलाने की कोशिश क्यों ना की जाए, दुश्मन देश न जाने कितनी हिमाकत करने की कोशिश करता है, हमारी सीमा पर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन भारत हर एक कदम का जवाब उतनी ही एग्रेशन के साथ देता है, उतनी ही ताकत के साथ देता है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। भारत की इंपॉर्टेंस क्या है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं भी दुनिया में अस्थिरता आती है तो भारत का जिक्र होता है उपाय के तौर पर। भारत का जिक्र होता है कि भारत है जो एक रास्ता प्रशस्त कर सकता है इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए। और यही नए भारत की तस्वीर है जो प्रधानमंत्री दिखाने की बात करते हैं। यही नए आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बातों के जरिए पूरी दुनिया में बताने की कोशिश करते हैं, भारत के कदमों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं तो सैन्य ताकत के मामले में भी दुनिया में हम वो ओहदा रखते हैं कि बड़े से बड़े मुल्क हमसे टकराने में घबराते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। हम जब संस्कृति की बात आती है तो हमारी वो विशाल संस्कृति है, हम इतने पहलू इस संस्कृति में समेटे हुए हैं कि पूरी दुनिया हमें देखकर हतप्रभ रह जाती है। आज भी कर्तव्य पथ पर ऐसी ही तस्वीरें हमने देखी जब दो विशिष्ट मेहमान हमारे गणतंत्र दिवस का हिस्सा बने। एक एक तस्वीर देखकर वो गौरवान्वित, वो हतप्रभ नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री एक एक चीज उनको बड़ी विस्तार से समझा रहे थे, पूरी डिटेल में समझा रहे थे कि ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की ताकत है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ती है। बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी, सब जितना जन सैलाब है, उत्साह का समंदर यहाँ लहरा रहा है, और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी लोगों का एक कनेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो उसी उत्सुकता, वो भी निराश नहीं करते। देखिए जितना दूर तक वो पैदल चल सकते थे उतनी दूर तक वो पैदल चले, और फिर वो अपनी कार में सवार भी हुए तो भी वो खड़े हुए हैं गेट पर ही, लगातार अभिवादन स्वीकार करते हुए। और यही शायद देखने के लिए लोग भी इसलिए रुके रहते हैं।
वो ये चाहते हैं कि आप शायद प्रधानमंत्री जी उन तक आ जाएं, और ये प्रधानमंत्री जी का स्टाइल है, 1 to 1 वो कनेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं जिससे मिले, दूर से या नजदीक से, वो आई टू आई कांटेक्ट जरूर बनाते हैं, और उसी का इंतजार इसलिए दर्शक दीर्घा पे लोग भी करते हैं। और 15 अगस्त को ये और ज्यादा प्यारा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि तब छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, तो उनका एक्साइटमेंट एक अलग लेवल का होता है। फिर उनके बीच में जाके तस्वीर भी खिंचवाते हैं। जो एक सुरक्षा कर्मी होने के नाते जो इनके बॉडीगार्ड्स हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, जो एसपीजी कमांडोज हैं ये सब, क्योंकि इनकी पूरी जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा की, और वो उस सुरक्षा घेरे में उनको रखना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सबके साथ मिलना चाहते हैं, आई कांटेक्ट करना चाहते हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 15 अगस्त को जब बच्चों के बीच में वो होते हैं, बच्चों के चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती है। वो अपने टीचर की बात नहीं सुनते, उन्हें लगता है बस उनके पास चले जाए माननीय प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री जी भी फिर बीच में खड़े होते हैं, सबके साथ एक फोटो क्लिक करवाते हैं और कोशिश करते हैं अलग अलग पोजीशन पर जाकर वो खड़े हों, जिससे कि कोई बच्चा निराश ना हो। क्योंकि उनके लिए ये सबसे बड़ा मोमेंट होता है। 26 जनवरी पे तो देखने के लिए और भी बहुत कुछ होता है, इतनी बड़ी परेड होती है, सांस्कृतिक झांकियां होती हैं, और फिर प्रधानमंत्री उन तक पहुंच जाएं, उनसे मिल लें। अब हालांकि इस तरफ जो लोग खड़े हैं वो ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं दर्शक दीर्घा में, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि प्रधानमंत्री उन तक पहुंच सके, उन्हें देख सकें, क्योंकि अब तो गाड़ियों का काफी फिर भी दोनों तरफ हाथ से अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी ये जानते हैं कि एक्साइटमेंट उनको देखने का है। जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं वो इस समापन के दौरान प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, और जिस आई टू आई कॉन्टैक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का आई टू आई कॉन्टैक्ट उनसे हो जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ हाथ हिलाते हुए अभिवादन कर रहे हैं। ये कंट्रोल सेंटर जो है वो आप लोग बेहतर बता पाएंगे कौन लोग होते हैं यहाँ पर। ये कंट्रोल सिस्टम होता है, यहाँ से जितनी भी साउंड ध्वनि पूरे कर्तव्य पथ पर जाती है वो यहीं से जाती है, पूरी मैनेज होती है। और ध्यान रखिए इसमें जो तार होते हैं, वो बारिश अभी आई थी फुल ड्रेस रिहर्सल के दिन, कितना मुश्किल होता है कि एक भी तार वहाँ पानी पहुँच गया तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इन सबको इनको लगातार चेकिंग करनी पड़ती है, और महीने भर से तार जो वायरिंग है वो शुरू हो जाती है साउंड की। अच्छा, एक एक प्रश्न मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, और प्राची आपसे भी पूछूंगी। पहले तो मनीषा जी आप ये बताएं कि आज के इस पूरे परेड में आपको सबसे खूबसूरत, सबसे हतप्रभ कर देने वाला क्या लगा? मैं बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए ये कहना, क्योंकि हर चीज़ मुझे अच्छी लगी। जो जिस तरह से एक नए अवतार में भारत आया है, कॉम्बैट भी और देश प्रेम भी, और जो शुरू में वंदे मातरम करते हुए सारे वाद्य यंत्र आए, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब जब वंदे मातरम बज रहा था। और जिस तरह से भारत की एक नई तस्वीर सामने आई है, मैं उसको प्रणाम करती हूँ, और मैं सचमुच में भावुक हो जाती हूँ जब भी भारत की और देश प्रेम की बात आती है। तो प्रदीप जी देखिए, किसी भी क्रम में उसको रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप किसी भी कंटिंजेंट को या सांस्कृतिक जो हमारे प्रदर्शन हुए या जो हमारे सैन्य उपकरण प्रदर्शित हुए, किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये पहले नंबर था, दूसरे नंबर पर था। सब कुछ इतना अच्छा था और बंधा हुआ था, लेकिन आज कुल मिला के जो परेड की गति इन्होंने थोड़ी तेज रखी, वो मुझे बहुत भाई कि भारत ने जिस तरह से बना कर रखा लगातार, वो भी मुझे लगता है ये भी एक संदेश है कि हम तेज गति से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, और इस प्यारे भारत के लिए यही कहना चाहूँगी कि उत्तिष्ठ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो विकसित भारत का हमें लक्ष्य दिया है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, यानी उठो जागो चलो तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था, और उन्हीं की बातों को दोहराने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं।